नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम मैथ्स का 5वां मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। आज 5वां मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो झारखंड एसएससी हो, झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, है ना, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। चलिए मैथ का 5वां मॉक टेस्ट का शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर प्रश्न। 4 मॉक टेस्ट पहले से कंप्लीट करवा दिया गया है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, है ना, प्यारे भाई बंधु, है ना, वह जाकर के प्लेलिस्ट से चारों मॉक टेस्ट का रिवीजन कर सकते हैं। आइए, आज 5वां मॉक टेस्ट है, देखते हैं उन सारे प्रश्नों को। कहते हैं ट्रेन किसी स्टेशन से, ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन जो है किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटा बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से, उसी दिशा में नहीं, अच्छा, एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटा में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन का गति पूछा गया। देखिए कितना आसान तरीका से सोल्व करेंगे प्रश्न को। समझिए बात को, पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा मेरे भाई, एक स्टेशन से पहला जो ट्रेन चला था उसका स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटा जब चल लिया तो वही स्टेशन से एक और ट्रेन उसका पीछा करना शुरू कर दिया और 4 घंटा के बाद जो है दूसरा का ट्रेन पहला ट्रेन को पकड़ लेता है। अच्छा सोचिए, तो पहला ट्रेन कितना देर चला है, पहले यह सोचो। तो पहला ट्रेन तो 40 के स्पीड से चलना शुरू करता है, 2 घंटा चल लेता, तब उसका पीछा किया गया दूसरा ट्रेन के माध्यम से और उसको पकड़ने में लगा 4 घंटा। तो 2 घंटा पहले वो चल चुका था, 4 घंटा इसके पकड़ने के दौरान चला, यानी पहला ट्रेन जो चला मेरे भाई वह टोटल चला 6 घंटा। नहीं, स्पीड उसका कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला ट्रेन जो है वह 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 40 गुना 6 यानी 240 किलोमीटर का दूरी। यही दूरी को दूसरा ट्रेन, यानी जो दूरी पहला ट्रेन 6 घंटा में तय करता है, वही दूरी को दूसरा ट्रेन मात्र 4 घंटा में तय करके उसको पकड़ लेता है। यानी यही दूरी को दूसरा ट्रेन जो है 4 घंटा में तय करता है। तो दूसरा का चाल निकाल लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ मेरे भाई, 4 से काट लीजिए 10 बार में, है ना, तो 10 गुना 6 यानी दूसरे ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा मेरे भाई वह कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दूसरा ट्रेन का स्पीड है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पहला ट्रेन 40 के स्पीड से चलना शुरू कर दिया था, 2 घंटा बाद उसी स्टेशन से एक और ट्रेन उसका पीछा किया, 4 घंटा उसको पकड़ने में लगा। तो 2 घंटा पहले पहला ट्रेन चल चुका था, 4 घंटा पीछा करने के दौरान चला, यानी जो दूरी पहला ट्रेन 6 घंटा में तय करता है वही दूरी को दूसरा ट्रेन मात्र 4 घंटा में तय करता है। अतः दूसरा का चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए जितना भी प्रश्न लेकर आते हैं सब का सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। केवल आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, है ना, चाहे जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर चीज का बेहतर कंटेंट्स आपको देते रहेंगे, है ना। चलिए, कहता है 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां एक परीक्षा में शामिल हुई। कितना? 1100 लड़के, 900 लड़कियां। इनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां जो है ना उत्तीर्ण हो गई। क्या हो गई? उत्तीर्ण हो गई, यानी पास हो गई। तदनुसार उनमें से अनुत्तीर्ण का परसेंटाइल, यानी टोटल में कितना विद्यार्थी फेल किया, इसका परसेंटाइल आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लड़का का संख्या कितना है मेरे भाई? 1100। पहले फेल का संख्या निकाल लीजिए। अच्छा, लड़का में पास कितना किया है? 50% विद्यार्थी लड़का में पास कर गया। तो लड़का का 50% पास कर गया, तो बचा कितना? 50% जो फेल किया होगा। अच्छा, लड़की का संख्या कितना है? लड़की का संख्या हो गया आपका 900। नहीं, अच्छा, लड़की में पास कितना प्रतिशत हुई है? 40% लड़की पास हुई, तो फेल कितना होगी? 60%। नहीं, चलिए, यह वह विद्यार्थी हुआ, लड़का और लड़की, है ना, जो फेल किया है। पास का परसेंटाइल दिया, 100 में से घटा करके फेल का परसेंटाइल निकाल करके उसका संख्या निकाल ले रहा है। देखिए 2 शून्य काट लीजिए, यहां भी देखो काट लो। अच्छा, कितना हो गया भाई? देखो तो फेल वाला का संख्या तो 550
और 540 यानी कितना हो गया 1090। यानी फेल करने वाले कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना हो गया 1090। इसी का परसेंटाइल बताना है आपको, यानी 1090 विद्यार्थी फेल किया। कितना मेरे भाई 1090। कितना में फेल किया, तो फेल किया 1100 900 यानी 2000 में नहीं, यानी 1090 जो है वह 2000 का कितना प्रतिशत है, यही तो निकालना है आपको, है ना। चलिए देखिए 3 शून्य काट करके हटा दीजिए, 109/2 यानी कितना हो जाएगा आपका यह 5 यानी 54 कितना हो जाएगा 5%। कितना मेरे भाई 54.5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको फेल का परसेंटाइल बताना था, यानी कहने का मतलब यह था, है ना, कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी जो है फेल किया है। तो पहले फेल विद्यार्थियों का संख्या निकाल ली, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उसका संख्या निकल करके आ गया 1090। 1090 जो है वह 2000 का कितना प्रतिशत है, तो 54.5% मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न पर आइए। कहता यदि किसी मूलधन पर ब्याज जो है, देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में और बहुत आसान सा प्रश्न है। कहता यदि किसी मूलधन पर प्रिंसिपल पर ब्याज जो है 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह हो, तो प्रति वर्ष का दर प्रतिशत आपको बताना है। क्या बताना है, रेट आपको बताना है, दर बताना है। अच्छा एक बात समझिए, खाली आराम से लैंग्वेज को पढ़िए। कहता किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, कहने का मतलब है कि 1 रुपया का 1 पैसा ब्याज है 1 महीना में। अच्छा 1 पैसा ब्याज है, 1 पैसा को रुपया में क्या लिखिएगा 1 बटा कितना 100, ये रुपया में हो गया। तब ब्याज गुना 100, किसका ब्याज है 1 रुपया का है, और कितना दिन में है 1 महीना में। इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, महीना को 12 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं, दर बराबर ब्याज गुना 100, है ना, और बटा हो गया मूलधन गुना हो गया आपका समय। 1 रुपया का 1 पैसा ब्याज है 1 महीना में। चलिए कैलकुलेट करके हटा लीजिए, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 12 को पलट लीजिए मेरे भाई। अतः रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 12%। कितना हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। आपसे यही पूछा गया था, दर प्रतिशत बताइए, वार्षिक दर प्रतिशत बताइए, यानी दर प्रतिशत कितना हो जाएगा 12%। कई बार देखिए कितना आसान सा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए क्या कहता है, कहता है एक आयत फलकी बॉक्स, कहने का मतलब आयत फलकी बॉक्स कहने का मतलब बात किसका, घनाभ का, एक क्यूबॉइड का। आप देखते होंगे क्यूबॉइड का प्रत्येक फलक एक आयत के रूप में हुआ करता है ना। कहता है एक आयत फलकी बॉक्स का सतही क्षेत्रफल, अच्छा आयत के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, आयत के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यह होता है आपका 2 इंटू, है ना, LB जोड़, है ना, BH जोड़ क्या हो गया मेरे भाई LH। LH यह हो गया आपका आयत का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही दिया गया है। और हमसे बाद में कहता है इसके विकर्ण का लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस बॉक्स का जो है ना, लंबाई चौड़ाई और गहराई यानी ऊंचाई का योग आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो सतही क्षेत्रफल दिया, यानी क्या दिया आपको 2 इंटू LB, ध्यान दीजिएगा, प्लस में BH और प्लस में LH, बराबर में कितना दिया है मेरे भाई, यह आपको दिया गया है 240 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए यह दिया गया है। और इसके विकर्ण का लंबाई, अच्छा इसका विकर्ण का लंबाई होता है एक्चुअली क्या है, विकर्ण होता है इसका √L² है ना, प्लस में B² प्लस में H², घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस में H²। और ये कितना गिवन किया गया है 11। अब देखिए इधर का रूट अगर हटाओगे तो लिखेंगे ना L² प्लस B² प्लस में H² बराबर में 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 121। हाँ मेरे भाई, एक साइड का जो पावर होता है ना दूसरा साइड जाने पर पलट जाता है, रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2, 1/2 उधर जाके पलटेगा 2 हो जाएगा 121। अब हमसे क्या कहता है, कहता है इस बॉक्स का लंबाई चौड़ाई और गहराई यानी ऊंचाई का योग बताइए। अच्छा तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज कर लेंगे A + B + C का होल स्क्वायर। अच्छा यह क्या होता है, यह होता है भाई मेरे A² प्लस B² प्लस में C² है ना, प्लस में 2 इंटू, है ना, AB जोड़ है यानी LB जोड़ BH जोड़ क्या हो गया आपका LH, क्या हो गया आपका LH। ये हमने यूज कर लिया A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस C² प्लस में 2 इंटू AB जोड़ BC जोड़ CA, है ना। चलिए अब हमको एक्चुअली चाहिए क्या, LBH का योग चाहिए, है ना।
लिखेंगे एल प्लस बी प्लस एच बराबर, फिर देखिए इधर का रूट इधर जाके स्क्वायर जो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए मान का प्रयोग कर लीजिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का जो कितना हो गया आपका 121 है ना, प्लस में 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच का मान कितना हो गया आपका 240, कितना हो गया आप देख लीजिए 240 121 यानी 361। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 19। यही पूछा गया था सेंटीमीटर में है ना, कि इस आयतफल की बॉक्स के लंबाई चौड़ाई तथा गहराई यानी ऊंचाई का योग बता दीजिए, यह हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। क्या मेरे भाई 19 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, घनाभ का आयतन क्या होता है वह होता है आपका एल बी एच है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। देखिए 5वां क्या कहता है, कहता ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्या कहता है, कहता ए और बी मिलकर जो है वह किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु एक काम पूरा होने से, अच्छा एक बात सोचो, दोनों काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, दोनों साथ में काम शुरू किया, कहता एक काम पूरा होने से, अच्छा दोनों साथ में काम किया तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वह प्रश्न में गिवन किया गया है कि ए और बी मिलकर जो है पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन साथ में काम शुरू करता ए 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी 5 दिन पहले कब, यही बात को समझना है इस प्रश्न में है ना। और यह भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, देखिए बात को समझिए, दोनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वे साथ में काम शुरू करते हैं तो साथ में काम शुरू करते हैं तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन काम समाप्त के 5 दिन पहले यानी 15 दिन दोनों मिलकर काम कर लिया। अच्छा तो 15 दिन में कितना करेगा, करेगा 15 बट्टा कितना मेरे भाई 20 है ना। चलिए शेष काम घट निकाल लीजिए एक में से घटा करके, तो ये हो गया 3/4 काम कंप्लीट हो गया, बचा काम कितना 1/4। अब सोचिए क्या कहता है, परंतु एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले यानी 15 दिन दोनों करके छोड़ दिया, यहां से सॉरी ए छोड़ दिया, बी कंटिन्यू है, शेष काम को बी जो है 18 दिन में पूरा करता है। अब देखिए शेष काम को कौन पूरा करता है, बी कई दिन में करता है 18 दिन में, शेष काम कितना बचा 1/4, यानी बी जो है उस काम का 1/4 18 दिन में करता है, तब पूरा के लिए तो भाई ज्यादा समय लेगा, यह कितना हो जाएगा आपका 72 है ना। ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन था। अब यहां से देखिए पूरा कार्य जो हम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 360, देखिए अभी निकाल लीजिए है ना, तो यह हो जाएगा कितना आपका, यह हो गया आपका कितना 24 है ना, 30 यानी इसका इफिशियंसी हो गया आपका 24। इसका देख लीजिए कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 5 है ना। अब हमसे कहता क्या है, कहता ए जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा है ना, गवर्निंग हुआ है, ए और बी दोनों मिलकर जो है काम को कितना, अच्छा सॉरी यहां पर मिस्टेक हुआ है, यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर उसका पर्सनल टाइम था 20 दिन, हमने लिख दिया है 5, यहां पर मिस्टेक हुआ है। देखिए यहां पर मिस्टेक हुआ है, ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी उन्होंने काम कितना दिन किया है, ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में, उन्होंने काम किया है 15 दिन, क्योंकि 5 दिन पहले छोड़ता है, तो 1 माइनस में 15 बटा कितना 20, यानी 3/4 काम घटा लीजिए, बचा काम कितना 1/4, और इस शेष काम को पूरा कौन करता है मेरे भाई, बी करता है, कौन करता है बी, और कितना दिन में करता है वो 18 दिन में कंप्लीट करता है ना, तो 18 गुना कितना हो गया 1/4 काम बी 18 दिन में पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, यानी कितना मेरे भाई 72। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए कितना हो जाएगा 360, इफिशियंसी देख लीजिए ना मेरे भाई है ना, तो इसका हो जाएगा आपका 18 और इसका कितना हो गया है ना, ए और बी का इफिशियंसी 18 जबकि बी का कितना 5। इफिशियंसी बार बार हम चर्चा करते हैं, इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। कहता ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो क्या करोगे पूरे कार्य में है ना ए के इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब ए का इफिशियंसी निकाले कैसे, तो ए और बी दोनों के इफिशियंसी में बी वाला घटा लीजिए, 18 में से 5 चला गया, कितना हो जाएगा 13, यानी ए जो है इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा 360 बटा 13,
ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, है ना। मिस्टेक हो गया था प्रश्न में, बस मिस्टेक इस बात का हो गया था कि हमने ए और बी का पर्सनल टाइम लिख दिया था 15, जो कि एरर था। प्रश्न में ए और बी का पर्सनल टाइम कितना है 20। फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं। देखिए ए और बी मिलकर काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर काम शुरू करता है काम समाप्ति से 5 दिन पहले, यानी कहने का हम लोग 15 दिन करके ए छोड़ देता है। तो दोनों मिलकर 15 दिन में 3/4 काम किया, बचा काम 1/4। जिस शेष काम को बी 18 दिन में करता है, 18 दिन में 1/4, पूरे काम को बी 72 दिन में करेगा। पूरा कार्य 360। ए और बी का एफिशिएंसी 18, बी का 5। ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 360, 18 में से 5 गया 13, यानी 360/13 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। अच्छा 6 नंबर आइए। कहता 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, नहीं मेरे भाई, है ना, एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। हाँ मेरे भाई, आपको हम बार बार कहते हैं, रेलगाड़ी एक दूसरे को अगर पार करे, है ना, तो दूरी हमेशा जोड़ करके, चाहे वह डायरेक्शन एक ही स्थिति का हो, एक ही दिशा में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, दूरी हमेशा जोड़ करके। अच्छा तो 180 और 220 कितना हो गया आपका 400, नहीं, चलिए दूरी तो हो गया 400। अब देखिए आपसे समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब डायरेक्शन देखिए, चाल दिशा देखिए कैसे चल रहा है, डायरेक्शन देखिए विपरीत दिशा है तो चाल जुट जाएगा। 40 से 50 कितना हो गया 90। इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए, नहीं, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए 18 से 5 बार में कट गया, 400/25, यानी कितना हो जाएगा आपका 16 सेकंड का समय लेगा एक दूसरे को पार करने में। कितना मेरे भाई 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, नहीं, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा, दूरी जोड़ करके ज्ञात करेंगे। अब चाल का बात हो, जब एक ही दिशा में होगा तो घटा करके और अपोजिट दिशा में होगा तो जोड़ करके, है ना। समय पूछा गया था, समय बराबर दूरी बटा चाल 16 सेकंड। आगे आ जाइए। कहता 2 भाई की वर्तमान आयु के बीच का रेशियो, देखिए 2 भाई के वर्तमान उम्रों के बीच का रेशियो कितना है 1 अनुपात कितना 2। अब क्या कहता है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात जो था वह कितना था 1:3। दोनों भाई की उम्र के बीच का रेशियो 5 साल पहले कितना था 1:3। अब सिंपल सा बात है, ऊपर वर्तमान है, यह जो जिक्र है यह 5 साल पहले का है। अच्छा वर्तमान से 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में 5-5 साल घटाएंगे। अब जब भी समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो इन परिस्थितियों में अंतर को बराबर किया करते। देखिए 1-2 का अंतर हो गया आपका 1, 3 का अंतर हो गया आपका 2। इसको बराबर करने के लिए यहां 2 से गुना करना होगा। अब देखिए घटता 5 साल है, अगर देखा जाए तो यूनिट कितना घट रहा है 4 से 3, यानी 1 घट रहा, वो दिख रहा है 1 घट रहा है। अब घटता कई साल है 5 साल, कई साल घटता है 5 साल, जो यूनिट के तौर पर कितना है 1, तो 1 यूनिट बराबर 5। कहता 5 वर्ष पश्चात उन दोनों भाई की आयु के बीच का रेशियो पूछा। अब देखिए ना, पहले वर्तमान निकाल, देखिए गुना करने के बाद गुना वाला उठाना होगा। चलिए दोनों का पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। 5 1 यूनिट का मान 2 यूनिट निकाल लिए, 5 1 यूनिट का मान इसका 4 यूनिट हो गया। यह दोनों का वर्तमान उम्र आया। 5 वर्ष बाद का रेशियो पूछा, तो 5 वर्ष बाद जाने के लिए 5 इसमें भी जोड़ लीजिए। हाँ मेरे भाई 5 इसमें भी जोड़ लीजिए। यह कितना हो गया 15 और ये 25, यानी कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना मेरे भाई 5, कितना 3:5, यानी 5 वर्ष पश्चात दोनों भाई के आयु के बीच का रेशियो जो होगा वह कितना होगा 3:5 का होगा, नहीं मेरे भाई 3:5 का। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता हो तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता हो और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, है ना, किस प्रकार का प्रश्न चाहिए, सब कमेंट के माध्यम से आप मेरे पास पहुंचा सकते हैं। और जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8वां। कहता किसी खेत का 2/5 भाग ए 6 दिन में जोत सकता है। आराम से खाली समझिए। अच्छा 6 दिन में ए जो है वह 2/5 भाग खेत को जोतता है, तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 3 बार में, यानी ए पूरे खेत को कितना दिन में जोतेगा 15 दिन में। और आगे बढ़ाइए, और उसी खेत का 1/3 भाग को बी जो है 10 दिन में जोतता है। अच्छा बी जो है 10 दिन में 1/3 खेत जोतता है, तो पूरा के लिए इसका 3 गुना समय लग जाएगा, यानी बी का पर्सनल टाइम पूरे खेत जोतने का कितना हो गया 30। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, 15-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इफिशियंसी 2 और कितना हो गया 1। अब क्या कहता यह सुनिए,
कहता ए और बी दोनों मिलकर के उस खेत का 4/5 भाग को कितने समय में जो है जोत सकेंगे। देखिए 30 यूनिट पूरा काम है, इसका 4/5 ही करवाना है, दोनों से मिलकर करवाना है। ये देखिए इतना काम करवाना है। कहता इस खेत का 4/5 भाग दोनों मिलकर कितने समय में जोत पाएंगे, यानी इतना काम को दोनों मिलकर कितना समय में कर पाएंगे। दोनों का एफिशिएंसी देख लीजिए, 2 एक कितना हो गया मेरे भाई 3 है ना। देखो 5 3 15, 2 बार में काट लीजिए, यानी 4 गुना 2 कितना दिन में जोत पाएगा, 8 दिन में मेरे भाई। कितना दिन में, 8 दिनों में, है ना, 8 दिन में मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, है ना, यानी दोनों मिलकर जो है इस खेत का 4/5 हिस्सा जोतने में जो समय लेंगे वह समय कितना दिन का होगा, 8 दिनों का होगा। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी जो है ना, वह तय करने में 6 घंटा। अगला कंडीशन, जबकि धारा के प्रतिकूल, है ना, तथा धारा के प्रतिकूल 36, जबकि धारा के साथ 24 किलोमीटर का दूरी तय करने में 6.5 घंटा। धारा का चाल पूछा। देखिए सबसे पहली बात है, यहां पर जो है ना तो नाव का चाल दिया गया है ना तो धारा का चाल दिया गया है, तो प्रश्न को कैसे सोल्व करें आसानी से। अब देखिए एक बात, सिंपल सा बात आपको बताते हैं। यहां पर जो है ना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को ही मान लेते हैं। धारा के साथ वाले चाल को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत वाले को क्या कहा जाता है, अप स्ट्रीम, है ना। देखिए तो धारा के साथ वाला चाल को डी मान लेंगे, धारा के विपरीत वाला चाल को यू मान लेंगे। अब देखिए समझिए, 24 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल, तो अप स्ट्रीम, इसमें दोनों हो गया आपका। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, देखिए डाउन स्ट्रीम में चाल किसका किसका होता है, नाव का चाल प्लस में धारा का चाल। अप स्ट्रीम में क्या होता है, नाव का चाल माइनस में धारा का चाल। तो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर, 36/d चलने में जो समय लगता है वह समय कई घंटा है, 6 घंटा। चलिए अगला कंडीशन मिला लीजिए, क्या कहता है, तथा धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 36 किलोमीटर, है ना, और जबकि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, जबकि 24 किलोमीटर का दूरी जो है धारा के साथ चलने में जो समय लगता है वह 6.5 घंटा, यानी इसको क्या लिखिएगा, 13/2। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। यहां से सबसे पहली बात डी और यू का मान निकाल लेंगे, किसका, डी और यू का, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब देखिए ना ऐसा करते हैं कि इसमें जो है कि 3 से गुना कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसमें 2 से, और उसके बाद घटा लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा करने से 72, यह भी 72, देखिए घटाइए, माइनस माइनस माइनस, तो यह भी 72/u हो जाएगा, यह भी 72/u हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो 36 गुना 3 108/d, और 72 100, ये देख लीजिए 108/d और 48/d, यानी बच जाएगा आपके पास 60/d, है ना। बराबर में कितना हो गया, 2 से गुना कीजिएगा तो यह तो कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 13 चला गया, यह हो गया 5। देखिए 5 से कट जाएगा 12 बार में, है ना। तो डाउन स्ट्रीम आपका कितना आ गया, धारा के साथ वाला चाल, यह हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह डाउन स्ट्रीम आ गया। अब थोड़ा अप स्ट्रीम पर सोच लीजिए, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल चाल निकल करके आ गया। अप स्ट्रीम सोचिए, किसी एक में डी के मान का प्रयोग कर लीजिए। देखिए अगर यहां 12 रखोगे 3 बार में, तो 6 में से 3 गया 3, 3 से 8 बार में, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हमने दोनों निकाल लिया। अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों मालूम हो मेरे भाई, तो उन परिस्थितियों में अगर शांत जल में नाव का चाल निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, जबकि अगर धारा का चाल निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, यानी घटा करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए तो 12 माइनस में 8/2 यानी 4/2, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही पूछा गया था आपसे कि धारा का वेग बताइए, वह हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। अच्छा देखिए क्या कहता है, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है। देखो मेरे भाई, क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, 100। मार्ग प्राइस, अंकित कीमत को अंग्रेजी में मार्ग प्राइस कहा जाता है, वो लागत कीमत से 60% ज्यादा, यानी अंकित कीमत कितना हो गया, 160। कहता है दुकानदार द्वारा अपनी वस्तु को न किसी लाभ न किसी हानि पर बेचता है, बेचने के लिए कितना अधिकतम छूट दिया जा सकता है। देखिए अगर दुकानदार वस्तु को अपनी लागत कीमत पर बेचता है, यानी लागत कीमत उसका 100 है ना, न लाभ न हानि पर, कहने का मतलब लागत कीमत पर बेचना। सोचिए दुकानदार लेवल लगाया 160 का, अंततः बेचा उसको 100 में, डिस्काउंट का परसेंटाइल देख लीजिए, यानी वो बंदा डिस्काउंट कितना का दिया, 60 का। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से दिया जाता है,
यानी 60 जो है 160 का कितना प्रतिशत है, यही ना भाई। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पर यहाँ देखिए 20 से कट गया 5 बार में, यह कट गया आपका 8 बार में, है ना। ये देखिए हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा 2, 75/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 37.5%। कितना मेरे भाई 37.5% हो जाएगा। यानी उस दुकानदार के द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा सकता है इन परिस्थितियों के लिए वह कितना प्रतिशत का है, वह 37.5% का है। तब जाके दुकानदार को नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी और जो क्रेता है जो खरीदार है उसको 37.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। अच्छा सोचिए, कहता यदि ईंट के 7/16 भाग का भार 21/8 किलोग्राम है। अच्छा देखिए यह जो भार है 21/8 किलोग्राम, यह पूरे ईंट का कितना भाग का है, 7/16 भाग का। हाँ मेरे भाई यह 7/16 भाग का भार है, तो पूरा का तो ज्यादा हो जाएगा, 16 बटा कितना, यह हो जाएगा 7। यह समग्र ईंट का भार हो गया। लेकिन यह नहीं पूछा है कि पूरा ईंट का भार बताइए, आपसे कहता है उस ईंट का 5/12 भाग का भार क्या होगा। तो जितना का निकालना है उतना से गुना कर लीजिए, 5/12 से जो है सकी गुना कर लेंगे। 8 से कट गया 2 बार में, है ना। देखिए 7 से कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 दूना 6 से काट लीजिए 2 बार में, यानी 5/2 किलोग्राम। कितना मेरे भाई 5/2 किलोग्राम हो जाएगा। यानी उस ईंट का 5/12 भाग जो है कितना है, 5/2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 12। आप लोग से बार बार विनती निवेदन किया जाता है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप लोग बढ़िया लगता है तो, अगर नहीं बढ़िया लगता है तो लाइक मत कीजिए, है ना। अगर हम लोग के द्वारा किया गया काम आपको बढ़िया लगता है तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर करिए। उससे हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और बेहतर तरीका से आप लोग के सामने बेहतर बेहतर कंटेंट्स लेकर आएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी, कितना 40 किलोमीटर का। यह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 के स्पीड से, बाकी बची दूरी टांगा से। लास्ट में टांगा का ही चाल पूछा। देखिए सुन लीजिए क्या कहता है, कहता है 40 किलोमीटर में 16 किलोमीटर कैसे चलता है, पैदल, और पैदल वाला स्पीड कितना है 4। अच्छा तो 40 में 16 अगर पैदल चल लिया, बचा कितना 24। इसको टांगा से, टांगा का स्पीड निकालना, उसको उसके स्पीड को टी मान लेते हैं। चलिए एक स्थिति का समय हो गया। अब क्या कहता है सुनिए, कहता यदि वह 16 किलोमीटर दूरी टांगा से, उल्टा जो पहले पैदल चला करता था वह टांगा से, जो टांगा से चला करता था वह पैदल, शेष दूरी 4 के स्पीड से पैदल। अब देखिए उल्टा कह रहा है कि अगर 16 किलोमीटर टांगा से चले, है ना, और जबकि 24 किलोमीटर पैदल, पैदल का स्पीड कितना है वही 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन परिस्थितियों में जो लगने वाला समय है ना, पहले की अपेक्षा 1 घंटा क्या है, ज्यादा है। देखिए पहले 16 किलोमीटर पैदल चलता था, 24 किलोमीटर टांगा से चलता था। अब स्थिति उल्टा है, 16 किलोमीटर टांगा से 24 किलोमीटर पैदल जब चलता है तो पहले की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। क्या लग जाता है, पहले की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। देखिए इसको 6 बार में काट लीजिए, है ना, यह 4 बार में कट गया आराम से, सॉरी यह देखिए कट गया आपका 6 बार में, हाँ सॉरी यह आपका 4 बार में कट गया। आराम से कैलकुलेट करिए। देखिए अच्छा 16/t में घटाइएगा 24/t, माइनस में 8/t, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 8/t। इधर क्या बच गया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 घट जाएगा 1, अतः टांगा का स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए प्रश्न कितना बड़ा था और सॉल्यूशन हमने कितना में करवा दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, यही धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बशर्ते आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए। बेहतर करके दिखाएंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको बेहतर बना देंगे, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13। कहता राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से फेल हो गया। देखिए बात किसका किसका, राम का है और फिर चर्चा आदित्य का है। अब सोचने वाला बात है, राम 40% अंक लाया और वह कहता है 20 अंकों से फेल हो गया, यानी पास मार्क से 20 अंक पीछे है राम का अंक, जबकि आदित्य उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास मार्क से उत्तीर्णांक जो आवश्यक अंक है उससे 30 अंक ज्यादा। देखिए राम जो है
5 से 20 पीछे, आदित्य 5 से 30 आगे, तो डिफरेंस यानी अपोजिट डायरेक्शन का स्थिति है। एगो पास मार्क से पीछे, एगो पास मार्क से आगे, डिफरेंस जोड़ करके तो 30 20 50 अंक का डिफरेंस है। परसेंटाइल डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 5 का। नहीं, पहले यह निकाल लेते हैं परीक्षा हुआ कितना नंबर का है। देखिए तो 50 अंक का दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्राप्तांक में प्रतिशत डिफरेंस 5 का, 100% निकाल लीजिए। देखिए 10 बार में कट गया, यानी वह परीक्षा कितना नंबर का हुआ, 1000 नंबर का हुआ है। लेकिन यही नहीं, हमसे पूछा क्या गया, कहता उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। पहले यह निकाल लेंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए हमको। तो देखिए उत्तीर्णांक निकालने के लिए आप किसी का सहारा ले सकते हैं। 1000 में राम लाया 40%, है ना, और 20 अंक से फेल कर गया, जितना से फेल किया उतना जोड़ लीजिए, है ना। तो यह हो जाएगा, यहां से काट लीजिए 420, यानी परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 420। ये आप दोनों स्थिति से निकाल सकते थे, राम से भी आदित्य से भी। अगर आदित्य से निकालते तो 45% लाता, 30 ज्यादा लाता तो 30 घटाते 450 में तो भी 420 आता। यानी परीक्षा पास करने के लिए 420 नंबर चाहिए, यानी 420 अंक कितना में चाहिए, 1000 अंक में। तो इसको प्रतिशत के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब देखिए आराम से 3 शून्य से 3 शून्य काट करके हटा लीजिए, यानी परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है मेरे भाई, तो 42% अंकों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, 42% अंक की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14। कहता है शंकु यानी कोण का बात किया, एक गोलार्ध का बात किया। अब देखिए शंकु हो चाहे गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोला का आधा, जिसको हाफ स्फीयर आप कह सकते हैं ना, दोनों का आधार समान है। अरे भैया शंकु का भी आधार में एक वृत्त होता है और गोला का भी आधार में एक वृत्त होगा। आधार समान कहने का मतलब रेडियस समान है दोनों का, आयतन वॉल्यूम बराबर है। अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई उसका कितना दिया गया 12। यह शंकु का जो आयतन है वह अर्धगोला के आयतन के बराबर है, जिसका रेडियस जो है शंकु के रेडियस के बराबर है। अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। देखिए पाई बाई 3 काट लीजिए, आर स्क्वायर काट लीजिए, 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी दोनों का जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चाहे वह शंकु हो चाहे वह अर्धगोला हो, हमसे कहता है गोलार्ध का रेडियस क्या होगा, यानी अर्धगोला का वह 6 सेंटीमीटर, शंकु का भी पूछता तो भी उत्तर होता 6 सेंटीमीटर। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 15। अच्छा 15 देखिए क्या कहता है, कहता 25 मीटर लंबाई और 12 मीटर की चौड़ाई के एक आयताकार, है ना, ध्यान दीजिएगा, स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है और वो अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा, दूसरी छोर पर 3 मीटर गहरा है। नहीं, इस पुल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। देखो आप स्विमिंग पूल देखे होंगे, स्विमिंग पूल गए भी होंगे आप उसका कंसेप्ट समझिए। देखिए कहने का मतलब उसमें पानी का ऊपर तो लेवल समतल है, लेकिन हम जहां से एंट्री की वहां गहराई कितना था, 2 मीटर, और वह गहराई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंतिम छोर पर 3 मीटर हो जाता है। देखो अगर स्विमिंग पूल का आयतन आपसे पूछा जाए, देखो सिंपल सा बात, 2 तरह का प्रश्न आता है इसमें। अगर गहराई यानी ऊंचाई 2 दिया जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा स्विमिंग पूल, अगर चौड़ाई 2 दिया जाएगा तो उसको नाम दिया जाता है नहर। आप कुछ मत कीजिए, आयतन निकालना है, उसमें कितना पानी आएगा। तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, AlBH। अब देखिए आपके पास क्या है, लंबाई कितना हो गया आपका 25, चौड़ाई कितना हो गया आपका 12, ऊंचाई तो 2 है। तो देखिए जो 2 मान होगा उसके औसत मान से खाली गुना कर लीजिएगा, आयतन निकल करके आ जाएगा। नहर की स्थिति में भी और स्विमिंग पूल की स्थिति में कोई कुछ करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। अच्छा तो ऊंचाई कौन कौन था आपका, 2 और 3, तो औसत निकाल लेंगे इसका, 2 प्लस में 3/2, यही तो है। अब देखिए 2 से यहां भाग लगा दीजिए 6 बार में, 150 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, 750 घन मीटर। कितना मेरे भाई, 750 घन मीटर, यानी उस स्विमिंग पूल में कितना पानी आएगा, 750 घन मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। नहर वाला भी यही कंसेप्ट लगाना, अगर चौड़ाई 2 रहेगा तो औसत चौड़ाई से गुना करना है। देखिए अगर इसका डायग्राम का जहां तक सवाल है, अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं, देखिए डायग्राम भी बना करके दिखा देते हैं आपको। देखिए बात किसका किया गया, स्विमिंग पूल का, नहीं मेरे भाई। देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, स्विमिंग पूल का जो लंबाई था
वह 25 था, चौड़ाई कितना था मेरे भाई 12। यही स्विमिंग पूल का है, यही है जो आपको दिख रहा है। देखिए इसका लंबाई हो गया 25, चौड़ाई कितना हो गया मेरे भाई 12। एक छोर पर गहराई जो था, यहां गहराई 2 मीटर था, जबकि दूसरा छोर पर गहराई बढ़कर के कितना हो जाता 3 मीटर। इसको बनाने का एक और तरीका, इसको समझिए आप बात को, यह एक प्रकार का प्रिज्म है। क्या है मेरे भाई? प्रिज्म। तो अगर इसका आयतन निकालना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया गुना हाइट कर लेंगे। अब एक बात समझिए, प्रिज्म कैसे है? तो प्रिज्म का अर्थ क्या होता है? जिसका आधार जैसा हो, ऊपरी फलक तक वैसा ही उठता चला जाए, वो समझिए एक प्रकार का प्रिज्म है। ऊपर जाके शंक्वाकार हो गया और समझिए पिरामिड है। अब समझिए, अगर इसको हम बेस मानेंगे और इसको ऊंचाई मान लेंगे तो यह समझिए एक प्रकार का प्रिज्म हो गया। तो इसको अगर बेस मानिएगा तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? 1/2 गुने समानांतर भुजा, इसका 2 और 3 है समानांतर भुजा, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई देखिए यह है, कितना हो गया आपका 25। यह हो गया आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई का कौन काम करेगा प्रिज्म के लिए? यह काम करेगा 12। देखिए वही कंसेप्ट लागू हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको हम प्रोसेस से ही बता दिए, इसका भी सोल्व कीजिएगा तो उत्तर वही आ जाएगा, 750 घन मीटर मेरे भाई, है ना, यही है। तो आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो कंसेप्ट बताया इसमें कोई डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। आपको नौकरी लेना है, आपको विद्वान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे हम एग्जाम में रिजल्ट दें इसको समझना है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16। घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कुछ नहीं करना है। अच्छा, थीटा बराबर क्या होता है? देखिए 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट, या फिर है ना 11/2 मिनट, है ना, माइनस में 30 घंटा, यानी जो बड़ा है बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे। यही कोण निकालने का तरकीब है, घंटा और मिनट के सुई के बीच का, है ना। प्रोसेस भी है लेकिन आसान यही है आपके लिए। चलिए एक बार निकाल लीजिए, 30 घंटा है ना, तो 30 घंटा का मान कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 30 गुना कितना 5 बज करके बोला है, यह हो गया आपका 150। एक बार क्या निकालेंगे? 11/2 मिनट, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 11/2 मिनट का मान कितना था 15। देखो 165/2 कितना हो जाएगा आपका? 165/2 यानी 82 दशमलव कितना हुआ 5। बस बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए। अतः थीटा बराबर, तो यह हो जाएगा 150 माइनस में 82 दशमलव कितना हो गया आपका 5, 17.5 और 50 यानी कितना हो जाएगा आपका 67.5 डिग्री। कितना मेरे भाई? 67.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में आप घंटा मिनट के सुई के बीच का कोण आप निकाल सकते हैं। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17। कहता है cos 52 प्लस में cos 68 प्लस में cos 172 का मान। कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक कर लीजिए cos c और d में। हाँ, इसको c मानेंगे, बड़ा वाला घटाने में सुविधा हो जाएगा। अच्छा, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो ये दोनों cos में 2 cos c प्लस d/2, 68 और 52 120/2 यानी कितना हुआ 60, इंटू cos c माइनस में d/2, 68 में से 52 घटाई 16/2 यानी कितना हो गया आपका 8। चलिए यह हो गया। cos 172 का जहां तक सवाल है, देखिए जब भी किसी कोण का मान निकालना होता है तो हमेशा 180 360 से तुलना किया जाता है। जितना कम या अधिक होगा लिखेंगे पोजीशन के आधार पर प्लस माइनस। अच्छा, 180 से कितना कम या अधिक है 8, तो इसका मान cos 8 डिग्री। 172 कैसे थी देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है? यह घर होता है आपका साइन और कोसेक का, है ना, इसलिए cos यहां पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, है ना। देखो cos 60 का मान 1/2, तो 2 से कट जाएगा, cos 8 में से अब cos 8 चला जाएगा, परिणाम क्या हो जाएगा आपका 0। क्या मेरे भाई? 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18। कहता है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी को जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता। औसत चाल पूछा आपसे, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया। देखो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो इन परिस्थितियों में औसत चाल जो हुआ करता है वो होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो यह हो जाएगा मेरे भाई 2xy, हर जहां x और y आने और जाने की स्थिति का स्पीड है, बटा x प्लस वाई यानी कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई 5 4 9 यानी 20 गुना कितना हो जाएगा 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही औसत चाल है, यही औसत चाल है उस व्यक्ति का। 40/9 वाला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका भी? देखो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई, लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, तीन परिस्थितियों में औसत चाल जो होता है वो होता है x प्लस वाई/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19 कहता ए, बी और सी की कार्य क्षमता 2, 5, 7 में, तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में। इफिशियंसी हम बार बार बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है, उसके एक दिन का काम 2, 5, 7 और 7 कितना हो गया आपका 14। चलिए तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में, है ना। चलिए 10 दिन में। अब क्या कहता है, ये अकेले उस काम का 30%, इसका 30% करवाना है। किससे करवाना, ए से। तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। ए का इफिशियंसी कितना है आपका 2। देखिए इसको काट के हटा लीजिए, 2 से काट लीजिए 7 बार में, यानी ए जो है उस काम का 30% हिस्सा कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 21 दिन में कंप्लीट करेगा। कितना मेरे भाई, 21 दिन में। पूरा काम निकाल लिए, उसका 30% निकालिए, उस काम को ए कितना दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 20, और यह देखिए यह आज के सेशन का आपका आखिरी प्रश्न है। कहता है 14 मीटर गुना 9 मीटर कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी दरी के कितने मीटर की आवश्यकता है। सबसे पहली बात देखिए, कमरा के फर्श को ढकना है तो जो कमरा के फर्श का क्षेत्रफल होगा वही दरी का क्षेत्रफल होगा। तो कमरा के फर्श का क्षेत्रफल क्या हो गया, 14 गुना कितना 9, इतना वर्ग मीटर। तो समझिए यह दरी का भी क्षेत्रफल है। तो दरी का क्षेत्रफल अगर यह है तो इसमें दरी के चौड़ाई से भाग दे देंगे तो दरी का लंबाई निकल करके आ जाएगा। दरी का चौड़ाई 63 सेंटीमीटर। ऊपर का मामला वर्ग मीटर में, इस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए 9 यहां से 7 निकाल लीजिए, यह 63 कैंसिल, 100 को पलट लीजिए ऊपर, 100 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर लंबी दरी की आवश्यकता है। कितना, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। यही पूछा गया था, कितने सेंटीमीटर है ना लंबी, मीटर कितने मीटर दरी की आवश्यकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 200 मीटर, है ना। चलिए आज का सेशन हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगता हो तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से, है ना, हम तक रिपोर्ट कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, आपको चाहिए क्या, है ना। तो हम लोग उस हिसाब से तैयार कर करके बेहतर कंटेंट्स आपको देंगे। और जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु है ना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिए। आज का सेशन यही कंप्लीट हुआ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।